अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया है जिसके बड़े एक दूर रस असरात हो सकते हैं। और वो फ़ैसला किन लोगों के बारे में, पहले मैं फ़ैसला और लोगों का मैं बता दूं कि आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबर शाकर और मोईद पीरज़ादा को दो दो बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दीगर दफ़ात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख फ़ी कस जुर्माने की सज़ा। अब ये किस सिलसिले में है? ये जो 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें इन लोगों पर इल्ज़ाम था कि लगाओ बजाओ में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, जिसको वो डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया गया है कि इन्होंने एक डिजिटल दहशतगर्दी की है कि इधर चीज़ों को एम्पलीफाई करने में, जो अफवाह साजी में इनका किरदार था, झूठ को फैलाने में इनका किरदार था, ये इन पर इल्ज़ामात हैं। ये सब लोग जो हैं ये उस टाइम ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थे, ये मुल्क से बाहर थे। जिधर जिधर भी हैं, कोई लंदन में था, कोई अमेरिका में था, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कोई कनाडा में था। अब यह है कि इसका क्या इम्पेक्ट आएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये फ़ैसला आगे इन लोगों के लिए कोई उनकी डेपुटेशन में भी इसका कोई किरदार हो सकता है कि हम ये मसलन ये है कि गवर्नमेंट ये बात करती है कि ये बंदे हमें पाकिस्तान में मतलूब हैं, और अदालत ने इनके बारे में ये फ़ैसला दिया हुआ है। ये सोशल मीडिया पे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, जैसे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि जो भी एक वो अपना केस फर्निश करते हैं। क्या ये चीज़ इनके काम आ सकती है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बार बार ख़ास तौर पे जो आदिल राजा के हवाले से बात हो रही थी, शहजाद अकबर के हवाले से बात हो रही थी। शहजाद अकबर का इस फैसले में तो जिक्र नहीं है, आदिल राजा का तो जिक्र है। आदिल राजा जो है वो पहले उसको फ़ौज ने भी कोर्ट मार्शल किया हुआ है। अब ये फ़ैसला भी आ गया, मेरे ख्याल एक दो और फैसलों में फ़ैसले भी उसके ख़िलाफ़ हुए हुए हैं। फिर यह है कि अदालत में भी उधर लंदन में भी उसके ख़िलाफ़ हुए हुए हैं। क्या ये एक फ़िट केस बनता है कि जब लंदन की अदालत भी फ़ैसला सुना रही है कि बंदा झूठ फैलाने में, दूसरों को बदनाम करने में मुलव्वस है, तो क्या इसको वो एज अ केस बिल्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में लाने के लिए? इसके बारे में जो ओवरऑल ज्यूरी डिवाइडेड है कि कुछ वकला का कहना है कि अगर केस को फॉलो किया जाए पूरी साबित कदमी के साथ, हो सकता है इसमें एक दो साल लगें, लेकिन ये है कि इनको वापस लाया जा सकता है। यानी और एक तो ये है कि ये अदालत का रूट है, दूसरा ये है कि आप वैसे उनके साथ को वटोसटा कर लो, मसलन यूके वालों के साथ, कि उनके कुछ मुल्ज़मान जो उन्हें पाकिस्तान से मतलूब है, आप कहते हैं कि हम उनको ये आपको देते हैं, आप जो है हमारे मुल्ज़मान हमारे हवाले करें। ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि यूके वाले यूके वाले जो हैं वो कहते हैं कि भाई आपके तो जो डिसिडेंट्स हैं ना वो भी आए दिन बदल जाते हैं। पहले कुछ लोग थे, यानी कि पहले जो मौजूदा हुकूमत है, सॉरी, जो शहजाद अकबर लोग हैं, पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, वो इसहाक डार और नवाज शरीफ को लंदन से लाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो उनको लाने की कोशिश कर रही है। तो लिहाजा आपके तो ये जो डिसिडेंट्स हैं ये भी बड़े सीजनल हैं, यानी कि एक सीज़न में कोई एक होते हैं, कोई डिसिडेंट्स दूसरे में दूसरे होते हैं। तो हम किसको क्या देंगे? और ये हैं भी सारे फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो काम कर रहे हैं वो को बड़ी इबादत कर रहे हैं, लेकिन मैं एक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है इसको भी जांचा जाएगा। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल इस तनाज़र में ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग अगर पाकिस्तान आना भी चाहते हैं तो आते हुए इनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, और ये एक लंबा प्रोसेस है। इवन अगर किसी डील के नतीजे में ये आते हैं तो फिर भी ये फ़ैसला आ गया है, तो कुछ हो सकता है कि इनको किसी केस में ज़मानत हो जाएगी कि ये मुल्क से बाहर थे। लेकिन ये तो एक बड़ी जो है, यानी कि मैंने दूर की एक एक मुझे सूझी है। आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें मुमकिन है। ओवरऑल एटलीस्ट ये है कि इनकी एंग्जाइटी के लिए, एक फ्रस्ट्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए ये चीज़, ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि हम पाकिस्तान अगर जाएंगे तो हमारे पर क्या बीतेगी। तो ओवरऑल ये फ़ैसला जो है उस लिहाज से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है, और इतफ़ाक़ से ये सब लोग जो हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इधर पाकिस्तान में, वो सब जो हैं बैरून मुल्क हैं। इसमें शहीन सबाई साहब भी शामिल हैं, वो जो जर्नलिस्ट हैं, यानी इनका पहले मैंने जिक्र नहीं किया था, बाकियों का मैंने कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका
उधर की टेंशन बढ़ती जा रही है और मामलात बहुत संजीदा हो गए हैं। मैं ईरान पर आने से पहले मैं आपको पहले बता लूँ कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है। वेनेजुएला में इस टाइम एक रजीम चेंज की कोशिश हो रही है। सदर ट्रंप जो उधर मौजूदा हुकूमत है उसको हटाना चाह रहे हैं। और ये उसके लिए उन्होंने कई बहाने कई मुख्तलिफ जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी इधर से ड्रग्स आती हैं, कभी उधर अटैक कर दिया, कभी वो डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट को भी थ्रेटन करते हैं। अच्छा, वो ये नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट जो है वो कोई बड़ा इंसान का बच्चा है, लेकिन वैसे एक मैं बात बता रहा हूँ कि ट्रंप की अभी उस पर नज़र अटकी हुई है। और बाय द वे जो दूसरी तरफ है, जो अपोजिशन लीडर है, ये वही है कि जिसको अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, अमन का नोबेल प्राइज़, के जो जिसकी उम्मीद ट्रंप लगाए हुए थे। अब उधर ये एफर्ट हो रही है कि हमने उधर रजीम चेंज करना है। उधर जो डिसिडेंट्स हैं या जो हुकूमत के मुखालिफ लोग हैं वो भी बड़े स्ट्रांग हैं। जो अपोजिशन लीडर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कहीं खुफिया मुकाम पर है, वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि और काफ़ी देर से है। जब ट्रंप ने एक्शन लिया था उससे पहले से है। तो उसको ये है कि मैं अगर सामने आऊँगी तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ओवरऑल उधर काफ़ी एक क्योस वाली सिचुएशन चल रही है। अब यह है कि मैंने उधर का क्यों ज़िक्र किया वेनेजुएला का। अच्छा, वेनेजुएला जो है वो कोई रूस से भी मदद का तालब था। रूस से भी लोगों की तवक्कुआत जो हैं बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी होती हैं। रूस जो है अपने पंखों में फंसा हुआ है, वो ख़ुद संभालेगा या कि इधर जाके वो अमेरिका को अपीज़ करेगा या कि उधर वेनेजुएला में उसको प्रोवोक करेगा। तो दूसरा ये है कि ईरान जो है, ईरान उसके साथ कोई इजहार यकजहती कर रहा था। मुख्तलिफ इसका कोई एक उसके साथ अलाइंस भी है। एक तरफ तो ये बात होगी, दूसरा ये है कि ईरान के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा डिसिडेंट्स की एक पॉपुलेशन मौजूद है, जो एक इनकलाबी टोला है, इसके मुखालिफ हैं। मुख्तलिफ टाइम पर कोई ना कोई एहतजाज शुरू होते हैं, जिससे एक वेस्ट वाले उम्मीद लगा लेते हैं कि अब जो है इधर को बगावत हो जाएगी, जो ये मुल्ला रजीम है इसका खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब जो है दोबारा उधर कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं और जो उधर ईरानियन गवर्नमेंट है वो उन पर कोई क्रैकडाउन कर रही है। और इस पर ट्रंप ने क्या बात की है, ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमेरिका उनको बचाने के लिए आएगा। ईरान ने आगे जवाब दिया है कि ईरान की जानब बढ़ने वाला हाथ काट देंगे। अच्छा, ये जो ईरान की धमकियाँ हैं, इनको ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। यानी कि इन्होंने जिस तरह जंग में किया, लोग जो हैं यानी कि वो मतलब फिर कोई और अपने अपने निकाल लेते हैं जी कि नहीं, असल में जो उनका आयरन डोम है उसके अंदर इन्होंने बेशक जो है इनके मिसाइल जो हैं वो बेशक टीसीएस की तरह ही गए थे, जितना टीसीएस जाते हुए टाइम लगता है, लेकिन उधर जी उसको उसने हिट तो किया था, लेकिन नुकसान तो ऐसा नहीं ना कर सके। इसराइल ने इनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। आप ये कह लें जी कि अमेरिका की भी उसको सपोर्ट हासिल थी, अमेरिका ने भी आके बमबारी की है। तो उस टाइम उनका एक रजीम चेंज मकसद नहीं था। अब यह है कि क्या अमेरिका रजीम चेंज करा सकता है? करा सकता है, लेकिन यह है कि ये एक बड़ा मैसी किस्म की सिचुएशन होगी। उसके बाद नए सिरे से गवर्नमेंट बनना, आर्डर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। और ईरान ने ऑलरेडी देखा है कि जो उन्होंने इराक़ में किया, उसके बाद अमेरिका ने ऑलरेडी देखा है कि जो उन्होंने इराक़ में किया उसके बाद क्या असर हुआ। उधर से भी भागे, अफ़गानिस्तान से भी भागे, ये कोई इतना कोई ईज़ी काम है नहीं है। तो लेकिन यह है कि मुझे लगता है ऐसे है, क्योंकि जब पहले ईरान इसराइल की जंग शुरू हुई थी तो उस टाइम भी कोई ट्रंप जो है कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस मूड में है। अब मैं जो आपको वेनेजुएला की मिसाल दी है, ईरान जो है ये बड़ी देर से अमेरिका के निशाने पर है। वो भी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और अभी तो उनका लीडर भी ऐसा आ गया है ट्रंप की शक्ल में कि जो इस तरह की वारदातें डालने में मशहूर भी है, जैसे मैंने आपको वेनेजुएला की एग्जांपल दी है। तो ये वेनेजुएला और ईरान को एक ही नज़र से देखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हो सकता है कि यही प्रोटेस्ट जो हैं वो उधर से कोई इधर भी को हमारे एक बॉर्डर एरिया में यानी नेबरिंग कंट्री में कोई इस तरह की कोई टेंशन बिल्ड होना शुरू ना हो जाए। क्या कहते हैं कि कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये जिस तरह के बयानात का तबादला हुआ ये इनकी एक इंटेंशन रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे कासिम वाइस साहब हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मंसूर और अतर मिनल्ला यानी कि दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए हैं। कबल अज़ वक्त उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। क्यों ले लिया? उन्होंने कहा जी कि 27वीं तरमीम के बाद ना क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, यानी कि अब जो है ना कोई जजी करने में दिल नहीं कर रहा, यानी कि हम इंसाफ भी नहीं करने की पोजीशन, अब जो है ना कोई इंसाफ वाली बात ही कोई नहीं रहेगी, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।
अब ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस फैसले को सराहा और ठीक है, यानी कि उनको अगर किसी चीज़ पे वो अपने आप को नहीं कंफर्टेबल फील करते तो उन्हें कर देना चाहिए था, उन्होंने कर दिया। उन पर प्रेशर पहले से भी था, यानी पहले भी लोग कहते थे जी कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन अब तो ये प्रेशर और बढ़ गया। लेकिन यह है कि बात हो रही है कि उनको मिला क्या, कि उन्होंने क्या लूज़ क्या किया। लूज़ यही किया कि मसलन अगर अतर मिनल्ला साहब की शायद 1-2 साल और होंगे तो उसमें जो उनको सैलरीज मिलनी थी वो नहीं मिली, या मंसूर अली शाह जो हैं वो उनका कोई 1-2 साल और होगा तो उनको जो सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिली। बाकी जो उनको मुराद हैं, जो कि यानी इस रिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि जो रिटायरमेंट वाली उसके बाद की जो मुराद हैं वो नहीं मिलती, वो सारी मिल रही हैं, यानी कि उनको एक्सक्यूज़ मी, जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनको कोई 16 करोड़ 10 लाख पेंशन मिलेगी, कम्यूटेड पेंशन। और अतर मिनल्ला साहब जो है उनको को 15 करोड़ 40 लाख रुपया, ये तो होगी यकमुश्त। बाकी जो उसके अलावा महाना उनको मिलेगी, वो एक को यानी कि कोई वो 11-12 लाख के लगभग जो है, या 11-12 लाख से इसके रेंज में है, यानी कि एक की जो है वो को 12 लाख कुछ होगी, दूसरे की 11 लाख कुछ होगी। तो उसमें साथ उनको जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, कोई सिक्योरिटी है या ड्राइवर है, या जो एक बिजली के बिल हैं, इनको बिजली भी जजेस को माफ़ होती है कि वो कितनी बिजली जो है मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉबली शायद 2000 यूनिट या कितने, कोई इस तरह से मामला होता है, वो सारी चीज़ें जो मिलेंगी। अब इस पे एक नए एंगल से इस पर बहस हो रही है या लोग इसको देख रहे हैं, वो ये है कि क्या अगर ये वाकई असूलों पर मबनी फ़ैसला था तो क्या वो ये अपनी पेंशन वगैरह से भी सरेंडर करेंगे कि हम तो इस सिस्टम पे ही लानत भेज रहे हैं, यानी कि हम तो ये भी नहीं लेते। ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि ओवरऑल जो हमारे जज साहबान हैं वो पेंशन के बारे में काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं कि कम से कम यह है कि ये तो हमारे पास रहनी चाहिए एक इंश्योरेंस के तौर पे, कि यानी कि अगर हम कोई और काम नहीं भी करते, बहुत सारे जजेज़ हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो जस्ट इन केस कि कोई काम नहीं होता तो, और नहीं तो और पेंशन तो 11-12 लाख रुपया आ जाएगी, और आएगी तो फिर बंदा ओवरऑल गरीबों की हालत पे और ज़्यादा कुड़ता है, उनके मसाइल देख के दिल बड़ा दुखता है, दिल करता है कि बंदा अपनी हर चीज़ छोड़ के किसी झोंपड़े में चला जाए, जिस तरह की आमतौर पे बातें करते हैं। जिस तरह की आपने कोई एंकर से भी बातें सुनी होंगी कि हो सकता है कि वो मिलियंस में सैलरी ले रहे हो, कहेंगे कि बाज़ का तो दिल करता है कि मैं ना इनकी हर चीज़ छोड़ के ना तो जंगल में चला जाऊँ। ओ भाई चले जाओ, तो किसे रोके है, जाते भी नहीं हैं। तो जय साहबान जो है, यानी कि ओवरऑल हम सारे एक कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं। इधर से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इधर से खड़े होकर ज़रा एक आवाज़ दे देना कि जिससे ज़रा बंदा पॉपुलर भी हो जाए, वो एक रिलेटिवली एक इजी काम होता है। तो नाजरीन, आज की यही गुफ्तगू, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।